बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू सादिया स्पेशल। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है कुछ डिफरेंट स्टाइल का बीफ स्टीम रोस्ट, जिसके लिए मैंने ये टेंडर बीफ का पीस लिया है, जिसको हम मछली बोटी भी कहते हैं। ये तकरीबन मैंने 1 किलो और 400 ग्राम के करीब लिया है। और इसमें जो मसाले शामिल होंगे उसमें मैंने हाफ टी स्पून मैंने मिर्च ली है, लाल मिर्च ली है, हाफ लेमन लिया है, 1 टेबलस्पून फुल के करीब धनिया और ज़ीरे का पाउडर लिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून के करीब ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा। ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो मत इस्तेमाल करें। ब्लैक पेपर ली है मैंने तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। नमक मैंने लिया है 1 टेबलस्पून के करीब। कुछ मैंने यहाँ पे 12-13 जवे मैंने लहसुन के साबुत लिए हैं इस तरह से, और 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है। तो चलें अब इनको मैरिनेट करने का काम स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसमें 1 बाय 1 करके तमाम मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले हम इसमें ये लहसुन शामिल करेंगे, और लहसुन मैंने ऐसे साबुत ही डालना है। जो मैंने टक्स लगाए हैं इस तरह से, इन टक्स के बीच में ये लहसुन लगा देंगे। हर टक के बीच में लहसुन के जवे लगा दें। अगर बहुत बड़े लग रहे हैं तो कुछ छोटे कर लें। इस तरह से तमाम टक्स में लहसुन के जवे लगा दें। ये बिल्कुल घुल जाएगा जब हम इसको, जब ये बीफ पक के तैयार होगा, बिल्कुल घुल चुका होगा ये लहसुन जो है। सेम प्रोसेस पिछली तरफ भी कर लें इसके। लहसुन मैं तमाम लगा चुकी हूँ। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। नमक आप बिल्कुल अपनी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें, बल्कि तमाम मसाले ही अपने हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल करें। दोनों तरफ अच्छी तरह से नमक भी लगा दें। ये जिस तरह बिल्कुल नमकीन गोश्त सा होता है, ये उस टाइप का बनेगा, लेकिन ये बिल्कुल स्टीम में बनेगा। नमक लग गया। अब मैं इसके अंदर रेड पेपर शामिल करूँगी। अगर रेड पेपर में नहीं खाना तो सिर्फ और सिर्फ खाली ब्लैक पेपर में भी इसको बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनेगा। अब ब्लैक पेपर मैं शामिल कर दूँगी इसमें। धनिया और ज़ीरे का पाउडर। इसका मसाला बिल्कुल ड्राई ड्राई सा लगता है। अगेन वही मसाले अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें। मैंने कुछ ज़्यादा लिए हैं, थोड़े थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। इसका हाफ भी कर सकते हैं मसालों का। अब ऊपर से इसमें ज़ीरा से स्प्रिंकल कर दें। लास्ट में बिल्कुल लेमन इसके ऊपर स्क्वीज कर दें, थोड़ा थोड़ा सा। ये खुद ही इसके अंदर, जब इसका पानी रिलीज होगा गोश्त का, तो ये खुद ही इसके अंदर जो है अच्छी तरह से लेमन का भी टेस्ट आ जाएगा। चाहे तो ज़्यादा डाल लें, चाहे तो स्किप कर दें लेमन, टोटली अप टू यू। अब मैंने फॉइल का पीस यहाँ पे रख लिया है। अब ये जो चिकन, ये बीफ है, इसको इस फॉइल में रख देंगे। अब इसके ऊपर से जो ज़ीरा बचा हुआ ज़ीरा है, थोड़ा सा मैंने पहले डाल दिया था, अब ज़ीरा भी स्प्रिंकल कर दें, क्योंकि जो भी होगा इसी के बीच में रहेगा, पैन में जो है वो जाके ज़ाया नहीं होगा। अब लास्ट में बिल्कुल इसके ऊपर ये ऑयल जो है ये लगा दें। ऑयल भी टोटल ऑप्शनल है। अगर ऑयल वाला नहीं खाना तो बेशक ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि स्टीम में बनेगा तो बिल्कुल स्टीम वाला ही बनाएं, डाइट वाला, जिस तरह जो लोग डाइट फॉलो करते हैं।
तो ऑयल को बिल्कुल स्किप करते हैं। वैसे भी मैंने ऑयल बहुत कम लिया है। अब इसको पैक कर दें अच्छी तरह से कि कहीं से भी इसके निकलने के चांसेस ना हो, स्टीम के निकलने के कोई चांस ना हो। 2 लेयर मैंने फॉइल की ये लगाई थी उस टाइम, दोनों को इकट्ठा जॉइंट कर लिया था इस तरह से। अब दोबारा से ये मैंने 2 लेयर ली हैं और इसको मैं दोबारा इस पैन में रख देती हूँ जिसमें मैं मैरिनेट कर रही थी बीफ के मसाले को, और दोबारा से इसको हम फॉइल से अच्छी तरह से बंद कर देंगे। अब मैं इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम इसको लगेंगे, 2.5 घंटे के लिए मैं इसको ओवन में स्टीम होने के लिए रख दूंगी। आप चाहें तो इसको पतीली में भी पका सकते हैं, नीचे पानी डालकर यहाँ पर, और उसके ऊपर कोई छन्नी सी रखकर तो उसमें भी पका सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। इस तरह से कोई ये रिंग सा मिले तो इसको आप इस तरह किसी बड़ी पतीली में यहाँ रखकर और उसके ऊपर आप ये रख सकते हैं, और नीचे यहाँ पे पानी रख दिया जाए ताकि जो स्टीम है वो ये स्टीम में तैयार हो जाए। तो मैं यहाँ पे भी फ़िलहाल थोड़ा सा स्टार्ट में यहाँ पे पानी रखूँगी और उसके बाद इसको इसी तरह ही ओवन में पकने के लिए रख देती हूँ तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। और इसके साथ मैं बनाऊँगी इजिप्शियन राइस, जिसका तरीका मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ओवन में बनाने के लिए अव्वल तो इस पानी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसी तरह किसी रिंग पे रख लें या डायरेक्ट ऐसे रख लें। कुछ देर तो मैं इस तरह रिंग पे रखूँगी, उसके बाद मैं इसको इसमें नीचे इसमें पैन में रख दूँगी। तो अब मैं इसको तकरीबन ओवन में रख देती हूँ पकने के लिए, और फिर मैं आपको चावलों का प्रोसेस बताती हूँ। राइस बनाने के लिए जो राइस मैंने लिए हैं वो मैंने वही इजिप्शियन राइस लिए हैं। आप चाहें तो बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पे इसको कहते हैं अरबिक में शारिया, यानी ये स्पेगेटी की ही सबसे बारीक वाली जो है फॉर्म होती है, ये ले सकते हैं। अगर ये नहीं है तो स्पेगेटी भी सबसे बारीक साइज़ में स्पेगेटी भी ले सकते हैं। चिकन हमें चाहिए होगी चिकन की यखनी, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं उसकी जगह चिकन क्यूब्स यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस चावल बनाने का। ये तेल शामिल कर दिया है और तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये जो बारीक वाली स्पेगेटी है, शारिया है, ये डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको पकाऊंगी। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शारिया का बीच में इसको इस तरह मुसलसल हिलाएंगे, वरना ये नीचे लगने का डर है, जिस तरह हमारी सेवियाँ जो होती हैं वो लग जाती हैं, इसलिए इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे। ये देखें जिस तरह से ये गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। थोड़ा सा इसको और गोल्डन करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। बस हमें इतना ही ये ब्राउन चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि ये ब्राउन होना छोड़ दें। ये मैंने पानी डाल दिया इसमें। अब मैं साथ ही इसमें ये चिकन क्यूब्स डाल दूँगी। ये भी टोटली आपकी अपनी चॉइस पे है कि कितना चावल पका रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा। अब इस पॉइंट पर मैंने क्योंकि चूल्हा बंद कर दिया था, चावल डालने का इंतज़ार कर रही थी मैं, तो अब मैं साथ ही जिस तरह ये ब्राउन सा हो गया है और जो यखनी थी वो भी इसमें घुल गई है, तो अब मैं इसमें ये चावल शामिल कर दूँगी। चावल को ज़्यादा देर भिगोते नहीं है, सिर्फ धो के साथ ही इसमें शामिल कर दिया। अब चावल डालने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर दें। चाहें तो इस पॉइंट पर आप नमक भी चेक सकते हैं। अगर तो यखनी बनाई हुई है तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि नमक कितना है, लेकिन जिस तरह अगर चिकन क्यूब्स शामिल की हैं तो फिर अंदाज़ा नहीं होगा कि नमक कितना है। तो नमक चेक कर इसमें पानी शामिल करें और नमक शामिल कर दें। 1 आध मिनट और मैं इसको इस तरह से भून लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी।
क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि जितने चिकन क्यूब्स मैंने इसमें डाले हैं वो इसके लिए एनफ हैं। तो चावल की क्वांटिटी, बीच में नूडल्स या स्पेगेटी की क्वांटिटी और यखनी या जो चिकन क्यूब्स की क्वांटिटी बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग लें। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूंगी, जितना पानी मैंने नाप के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ चावलों में पानी का ये हिसाब है कि जितने चावल उतना पानी। हमारे यहाँ पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि अगर 2 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास पानी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जितने चावल उतना पानी, तभी ये वाले चावल जो हैं वो खिले खिले से बनेंगे। कुछ लोग इस पॉइंट पे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर देते हैं, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स एंड में इसमें शामिल करूंगी, फ्राई करने के बाद ड्राई फ्रूट शामिल करूंगी। लेकिन थोड़ी सी मैं किशमिश अभी इसमें डाल दूंगी ताकि पकते पकते में किशमिश थोड़ी सी फूल जाए। इस पॉइंट पे मैं तकरीबन हैंडफुल इसके अंदर ये किशमिश शामिल कर दूंगी, क्योंकि मुझे इस तरह इसके बीच में पकी हुई किशमिश बहुत पसंद है। अब मैं चूल्हे को हल्की आंच पे रखकर तो इसको ढक के पकने दूंगी, और फिर उसके बाद जब ये रेडी हो जाएंगे तब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो कुछ देर बाद आके मैंने चावल चेक किए हैं, तो चावल तकरीबन रेडी हैं। इस तरह से इसकी ये फाइनल लुक आती है। कहीं कहीं पे ये जो शहरिया है वो दिखता है। तो अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी और इसको मज़ीद और खिलने दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पे मॉइस्चर मुझे काफ़ी दिख रहा है। तो चावल भी दम के बाद बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इस तरह से बिल्कुल खिले खिले से इसके दाने बने हैं। तो बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी फाइनल सर्विंग का। जब गोश्त रेडी हो जाएगा तब फिर मैं इसको सर्व करूँगी। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने जो इसके अंदर पानी डाला था वो तकरीबन तमाम पानी खुश्क हो चुका है। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसे ही बीच में शामिल कर दिया था पानी भी। तो इसको इसी तरह ही स्टीम पे पकाते रहेंगे, और जब लास्ट में गोश्त गल जाएगा तब मैं कुछ देर के लिए उसको पैन में रख दूंगी ताकि नीचे से थोड़ा सा रेड हो जाए वो। अभी तकरीबन इसको 1 घंटा ही हुआ है रखे हुए, तो तकरीबन इसको 2-2.5 घंटे हमें चाहिए गोश्त पकने के लिए। क्योंकि चावल मेरे रेडी हो गए हैं, अब चावलों की डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा हम जो है इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करते हैं। इसमें वैसे तो कलेजी भी शामिल होती है, लेकिन वो मैं नहीं करूँगी। तो ये मैंने हैंडफुल थोड़ी सी किशमिश ली है, इसको हल्का सा फ्राई करती हूँ। किशमिश अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, जिसको ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चे नहीं खाते इतनी, तो मैं बस इसलिए मैंने इतनी थोड़ी ही ली है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, काला नहीं करना, बस जब ज़रा सी फूल जाए किशमिश तो बस फिर हम इसको निकाल लेंगे। किशमिश इस तरह से फूल चुकी है। अब मैं इसको निकालूंगी, थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है मुझसे, बस अब मैं इसको फ़ौरन निकाल देती हूँ। अब इसी ऑयल में मैं ये बादाम शामिल कर देती हूँ। बादामों को मैंने उबाल कर इनका जो छिलका था वो उतार लिया। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको पकाऊंगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ मैं आलू बॉईल कर रही हूँ मैश पोटैटो बनाने के लिए। आलू भी बॉईल हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंप्लीट मील बनाई जाए। सैलेड के तौर पे मैश पोटैटोज़ यूज़ हो जाएंगे। इसके बाद मैं मैश पोटैटो का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। ड्राई फ्रूट्स मैं यूज़ करूँगी जब सर्विंग का टाइम होगा। अभी मैं बस इसको ऐसे ही फ्राई करके रेडी करके रख रही हूँ। तकरीबन बादाम भी हो गए हैं। इससे ज़्यादा करूँगी तो ये फिर ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और वो खाने में बहुत कड़वे कड़वे लगेंगे। अब मैं बादामों को भी निकाल के रख लेती हूँ। ये भी चीज़ें टोटली ऑप्शनल हैं, जस्ट डेकोरेशन के लिए सर्विंग के टाइम पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे लाजमी ऐसे राइस के साथ लाजमी ये ऊपर सर्व किया जाता है। अब मैं बादाम को भी निकाल लेती हूँ। आलू हमारे बॉईल हो गए हैं। अब मैं इसको मैश कर लूँगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर और नमक शामिल करूँगी। दोनों मैंने इकट्ठा ही ले लिया है, और इसको शामिल करके साथ ही मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब बटर शामिल करूँगी।
जो कि ये लो फैट बटर है। आप चाहें तो जो अवेलेबल हो घर पे वो बटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आलू गर्म हैं तो बटर जो है वो जल्दी से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। और बस इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स करते रहेंगे। बटर, आलू, ब्लैक पेपर और नमक देखें अच्छी तरह से शामिल हो चुका है, मिक्स हो चुका है आपस में। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी, फुल फैट दूध, रूम टेम्परेचर, ज़्यादा नहीं, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध नहीं चाहिए हमें, अंदाजे से बस। आई थिंक ये 1/4 कप होगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे दूध फुल क्रीम दूध लिया है। इसको मज़ीद फ्लफ़ी करने के लिए थोड़ा सा दूध और शामिल करेंगे। टू टेबल स्पून के करीब कह लें, या 1.5 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नाप तोल के नहीं बना रही, जस्ट ये चीज़ें अंदाजे से ही बनाई हैं। ये जब सर्व करना हो, सर्व करने से तकरीबन 5 मिनट पहले ही बनाएं। ज़रा पहले बना के रख देंगे तो ये जम जाएगा और सर्विंग के दौरान फिर मज़ा नहीं आएगा इसका इतना। तो ये भी हमारा एक साइड सैलेड के तौर पे मैश पोटैटोज़ रेडी है। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध और शामिल किया है, मैं इसको मज़ीद फ्लफ़ी करना चाहती हूँ। तो इसमें दूध शामिल करते रहें और इसको अच्छी तरह से इस तरह से फेंटते रहें। तुर्किश खानों में, इजिप्शियन खानों में ये मैश पोटैटो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सैलेड के तौर पे। ये देखिए कितना फ्लफ़ी सा हो गया है। अगर मज़ीद फ्लफ़ी करना है तो फिर थोड़ा सा दूध इसमें शामिल कर दें। हार्डली 1/2 कप इसमें दूध यूज़ हुआ होगा। तो अब इसकी ये फाइनल लुक रेडी है। तो ये भी खाने के साथ सर्व करेंगे। घंटे हो गए हैं, अब ओवन खोल के चेक करते हैं और इसको निकालती हूँ मैं। ये स्टैंड निकाल देंगे। अब इसको हल्का सा खोल के देखते हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन 2.5 घंटे बोला है, तो अभी तो सिर्फ 2 घंटे हुए हैं मुझे, क्योंकि बड़े का गोश्त है, ये टाइम तो लेगा। गोश्त हमारा गल चुका है, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से गोश्त गल चुका है। लेकिन ये पानी खुश्क करने के लिए गोश्त का, क्योंकि स्टीम में बना है सारा, तो मैं इसको आधा पौना घंटा और दोबारा से स्टीम में रखूँगी। अब जो ये मैंने स्टैंड रखा था इसको निकाल दिया, स्टैंड पे नहीं रखूँगी, अब मैं डायरेक्ट ऐसे ही रखूँगी, लेकिन अभी स्टिल मैं इसको ढक दूँगी। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, जो मसाले मैंने डाले हैं, इन मसालों की। फिर इसको अभी पकने देंगे तकरीबन आधा घंटा और उसके बाद मैं दोबारा इसको चेक करती हूँ। 15-20 मिनट और हो गए हैं और इसको दोबारा चेक करते हैं। 15 मिनट ही हुए होंगे।
अब मैं इसको खोल के देख लेती हूँ। कितना ज़बरदस्त जूसी जूसी सा। मेरा तो ख्याल है कि मीट रेडी है। इसको मैं चेक कर लेती हूँ एक दफ़ा। ये देखें गोश्त कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा गल चुका है। बहुत ही मज़े का बड़ा यमी यमी सा गोश्त है। देखिए कितना सारा था और बिल्कुल श्रिंगों के ज़रा सा हो गया है। ये देख सकते हैं कि गोश्त कितना अच्छा गल गया है। ये जो थोड़ा सा इसमें पानी सा बचा है ये बेसिकली ऑयल है जो गोश्त का और मसालों का निकला है। तो अब मैं इसको सर्व करती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बिल्कुल उस तरह बना है जिस तरह आप कह सकते हैं चिकन मंदी या गोश्त मंदी जब हम बनाते हैं तो समथिंग लाइक दैट ये उस तरह का बना है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगा क्योंकि इसमें काली मिर्चें और नमक ही ज़्यादा है। लाल मिर्च तो मैंने कम ही कर दी थी डालते हुए। और इस तरह से ये लहसुन भी बिल्कुल मैश हो चुका है। कहीं कहीं पे दिख रहा होगा, ज़्यादा जगह पे नहीं क्योंकि लहसुन के पीसेस बहुत मोटे थे। अगर देसी लहसुन यूज़ करेंगे तो वो और जल्दी से अच्छे से इसके अंदर घुल जाएगा। तो चलें मैं आपको इसको डिश आउट करती हूँ। आप लोग के लाइट की वजह से आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि काली मिर्चों का मैंने इस्तेमाल ज़्यादा किया है तो थोड़ा सा कलर डार्क है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अब मैं डिश आउट करती हूँ, प्रॉपर एक इसकी प्लेटर बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। राइस मैंने प्लेट में निकाल ली है। अब इसके ऊपर राइस के ऊपर खूब से नट्स डाल दें, शामिल करें नट्स। ये राइस के ऊपर ही अमूमन होते हैं यहाँ पे। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये नट्स वाले राइस। मैंने तो सिर्फ ये 2 चीज़ें ही डाली हैं क्योंकि मेरे बच्चों को इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद हैं। तो इसमें पिस्ता, काजू और चिलगोज़े अगर डल जाएं तो वो तो और भी मज़े के लगते हैं। अब मैं इसमें थोड़े से जो मैश पोटैटोज़ मैंने बनाए थे वो शामिल करती हूँ। ये एज अ साइड सैलेड के तौर पे यूज़ हो जाएगा इसमें। साथ ही मैंने कुछ फ्राइज़ भी बना लिए थे प्लेटर को मज़ीद खूबसूरत और इन्हेंस करने के लिए। तो कुछ फ्राइज़ हम इसमें शामिल करते हैं। अब मैं इसमें ये जो बीफ है इसका एक पीस रखती हूँ। देखिए कितनी मज़े से, कितना ज़बरदस्त तरीके से ये कट रहा है। ये जो गोश्त लवर, मीट लवर्स लोग हैं इनको बहुत पसंद आने वाली है ये डिश। अब प्लेट को आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ के साथ आप सजा सकते हैं। प्लेट में मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सलाद किस तरह सजाऊं। तो तैयार है यहाँ पे मेरी टेंडर बीफ की कंप्लीट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को और ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जिनके पास ओवन नहीं है वो इसको पतीले में डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।